एक नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र माटी की मूर्तें। और माटी की मूर्तें में पहली जो मूर्त है उसका नाम है रजिया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो चलिए वाचन करते हैं। और इससे पहले इसकी भूमिका हो चुकी है और पूरा वीडियो आगे आएगा। और पहले भी जो है वह प्लेलिस्ट में आप क्रम वाइज जाके देख सकते हैं। यह यूनिट 10 के तहत है। नेट जेआरएफ सिलेबस जो हिंदी का है यूनिट 10 के तहत है, जिसमें कि जो आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ हैं उसमें उसी के तहत यह है रेखा चित्र, जिसे शब्द चित्र संग्रह भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई। भरवाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो चुकी, यानी ताज़ा हो उठी जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तोड़ाकर भागे हुए बछड़ी की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट, मतलब सिलेट पहले रहता था ना, बस्ता सिलेट जिस पे लिखते थे चाक से, बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ में पके हुए, बिहार के तो थे ही तो छठ रहेगा ही, लेखक हमने परिचय जान चुका है। छठ में पके हुए ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ठेंगी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है और मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि सुना है बचपन में एक मेले में खो गया था। लेखक खो गया था। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था और गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता, माँ चल बसी थी, मतलब लेखक इकलौता थे, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भरवाह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु उसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपको मतलब देखने में आज ही जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो सुनते रहिए। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खांचियाँ लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियाँ उसे घेरे हुए थीं। मुंह से भाव साव कर दी और हाथ से जरीदारनी के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना। क्या तुम्हारे घरों में यह सब नहीं बनता? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटे हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारनी की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो चली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। लेखक का मतलब वह अपने सोच रहा है
शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजरस हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बउआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा क्या, मतलब ब्याह। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुझे पसंद है। उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा, जा एक मुसलमानिन से। अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों के गांव में भी शादी हो जाती है ना, जानते ही आप, शादी गांव में भी हो जाती है, रिश्तेदारों में भी हो जाती है। और यह अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नहीं, नई बहुओं की यही राय थी, वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदार ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है क्या? शहरों में ऐसी बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती हैं। मैंने कहा है, वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत भी वह नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है, यानी संकोच कर रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो रे रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है। जानते ही है कि गांव में जब भी ऐसे दो लोग मिलेंगे, लड़का लड़की, तो जो गांव के लोग हैं तो अलग निगाह से देखते ही हैं। रजिया बढ़ती गई, मतलब सोचेंगे कि कोई आपस में चक्कर है। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वह माँ के साथ ही आती, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती हैं, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। नहीं, आकर्षण तो रहेगा ही जब ऐसा कोई रहेगा, और ये स्वाभाविक है। जब वह बहुओं के हाथ, मतलब कि ये तो स्वाभाविक है कि एक लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षण होगा, और खासकर जब वह काफ़ी सुंदर सुघड़ होगी, जवान। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती हैं, पतिदेव दूर खड़े होकर कनखियों से देखते रहते हैं। क्या? अपनी नौहोड़ा के कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चोले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, मतलब वो पति दूर से खड़े होकर देखते थे, जब वो पहनाती थी तो चुहलबाजी भी करती थी। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वो अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाचो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं, यानी पतिदेव लोग। सफल चूड़ीहारिन या रजिया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी, यानी उसकी माँ तो आज बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन किसी ज़माने में तो शानदार रही होगी, क्योंकि जब रजिया ऐसी है तो माँ भी वैसी रही होगी, ऐसा मतलब कहना है।
खंडहर से भी पता लगता है कि इमारत शानदार थी। जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। मतलब लेखक पढ़ने के लिए शहर में रहने लगा। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों के खांचे सिर पर लिए हैं। मुझे देखते ही वह साहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बेहद सी बोली, यह मेरा खाबिंद है मालिक। खाबिंद? बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी जाबिंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रजिया आई। और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटजट ने। यह लूँगी, वह लूँगी, यह मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुझारा या हसन क्या करेगा? फौजी ने कहा। यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्ठा मार कर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओ मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपने प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुझारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया, मतलब वो लेखक की पत्नी से। और उस हंसी में रजिया के कानों के बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया। मेरा भी, रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हुई। लेखक का बिहार के थे। यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। मतलब कि एक ही दिन, मतलब कि रात में बस रुका। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल इन दिनों पटना में था। यो कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यो जो लोग समझते हैं मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता था। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर? मैं चौक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत? कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिर पिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी की ओर उठ रहे हैं। मतलब लेखक उसी ओर चल दिया, न चाहकर भी। जिस ओर उस बच्चे ने अंगुली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उससे पूरा वह पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही थी और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने जो ही सिर उठाया, चांदी की बालियां चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना है, दुल्हनों के नए नए मिजाज हैं। फिर ज़रा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब तक पूछूं कि अकेली हो या एक अर्धवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। मतलब बूढ़ी क्या, मतलब थोड़ा सा उसका भी एज बढ़ गया था। पहले वाली नहीं थी जवान रजिया।
फिर भी हंसी वहीं थी, वहीं हंसी वहीं चुहाल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब न, जब मैंने जाने की बात कही हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच कर पर भर पेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने गया, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथों से सौदे भी नहीं खरीदते। उस समय के सोच रहे, उसी समय से राजनीति ने हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करने की कोशिश की। अब हिंदू चूड़ीहारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं, इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने एक खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं। हसन का मतलब मेरे गांव में रजिया ने खुशखबरी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे हाथ के चूड़ियाँ लेती ही नहीं। मतलब लेखक के घर उसी से चूड़ियाँ लेते हैं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है। मैं बड़े पसो पेश में पड़ा, डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा। वो सोचे कि अकेला नहीं पहुँच जाए। यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर है शहर। यो हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक ये चूड़ियाँ रानी के लिए कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। वह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं। और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठाट कर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस अवघड घाट में खड़ा न करते। लेखक तो जानते हैं कि चुनाव राजनीति में भी थे, विधायक भी थे। नाक में पेट्रोल के धुआं के गंध, कान में साए 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 की आवाज़, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि क्या कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है। हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़भागी समझेगा, जिससे दो बात कर लूँगा वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए, लेखक ये सोच रहे था। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूँ कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियाँ उलझी थी। जीव जीव अज्ञासवश एक काम किए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य नहीं था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो ये क्या। वह रजिया चली आ रही थी। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वहीं बरबहा की कमीज, वे ही कुछ लटे जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वह आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलई खुलकर रही है। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है, कैसी शोख लड़की। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरी होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या डॉट 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 का मतलब मरती है। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ, ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढूढ़ आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत के देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकजा कमाता है, कलकत्ता, मजला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे के बेटी है,
दादा का सिर पोते में, दादी का सिर पोती में, हूबहू रजिया। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी ओ दादी। घर से मालिक दादा आ गए, किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि वो हवा गाड़ी पर आने वाला नेता, मतलब हवा गाड़ी मतलब इस गाड़ी से हो गया या फिर एरोप्लेन हो गया या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ़ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा ज़रा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहियाँ उसे सहारा देकर आंगन में ले आई रजिया। हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी हुई नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी, और अरे चमक उठी हैं आज फिर वे चांदी की बालियाँ, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है, श्वेत बना दिया है बिल्कुल। उसके चेहरे फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है, यानी कि जो बूढ़ी हो गई हैं तो बाल भी क्या हो जाएगा, शुभ्र सफ़ेद। तो यह रहा रजिया का जीवन। आपको भी अच्छा लगा होगा, ज़रूर लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, लाइक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये पार्ट आता रहेगा, ऐसा नहीं है, बीच बीच में अन्य चीज़ें भी हिंदी साहित्य से जुड़ी आएंगी और यह पार्ट आपका आता रहेगा एक साथ। आपको कभी नहीं देखे कभी देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि 12 ये माटी की मूर्तें कैसा लगा, ये 12 खंडों में है। ये पहला खंड था जिसका शीर्षक था रजिया, पहली मूर्ति रजिया, और ये माटी की मूर्ति यानी माटी की मूर्ति, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।